30 साल पहले आपकी अदालत जब शुरू हुआ था, मेरे पहले मेहमान थे उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। और लालू जी का जो अंदाजे बयां था, लालू जी का जो हाजिर जवाबी थी, लालू जी का जो प्यार था, उसकी वजह से आपकी अदालत सुपरहिट शो बना। तो आज मेरे ये दिन है लालू जी को शुक्रिया अदा करने का और एक ऐसे मेहमान को बुलाने का। जब आपकी अदालत का पहला शो लालू जी के साथ हुआ था, उनकी उम्र 4 साल की थी। मैंने उनको बड़े होते देखा है। प्लीज वेलकम लालू जी के बेटे, आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव। और इससे पहले कि मैं मुकदमा शुरू करूं, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल करियर। राजनीति में तेजस्वी यादव की पहली पहचान बनी लालू यादव के लाडले बेटे के तौर पर। लेकिन सिर्फ 4 साल में तेजस्वी यादव ने अपनी मेहनत और लगन से खुद को आरजेडी के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित किया। तेजस्वी यादव क्रिकेटर बनना चाहते थे। उन्होंने क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत भी की थी। झारखंड की तरफ से रणजी मैच खेले। आईपीएल में 2008 से 2012 तक दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम में भी रहे। लेकिन फिर बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां बदली। लालू और नीतीश का अलायंस हुआ। लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हुई। लालू के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगी। ऐसे मुश्किल हालात में तेजस्वी की राजनीति में एंट्री हुई। तेजस्वी एमएलए चुने गए, बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन फिर हालात बदले। आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूटा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे मुखर विरोधी बन गए। तेजस्वी ने आरजेडी का कायापलट किया। व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर एक्टिव हुए। चुनाव के मौसम में तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तेजस्वी नौजवान हैं, ऊर्जा से भरे हैं, तीखा बोलते हैं, लेकिन उनके सामने परिवार की चुनौतियां हैं। बहुत सारे केसेस हैं। गठबंधन को एकजुट रखने की मुश्किल है और विरोधियों को भी संभालना है। इन सब के बीच सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि तेजस्वी के गाइड और उनके पिता लालू यादव उनके साथ नहीं हैं। तेजस्वी चुनाव भी अकेले अपने दम पर लड़ रहे हैं और आपकी अदालत में अपना पक्ष भी खुद ही रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम तेजस्वी यादव। आपकी अदालत में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर इल्जाम है कि ये देश तोड़ने वालों का साथ देते हैं। मैंने सुना कि बहुत प्रेशर है आपके ऊपर बेगूसराय से कन्हैया कुमार को सपोर्ट करने का, अपना उम्मीदवार विड्रॉ करने का, टुकड़े टुकड़े वालों के साथ खड़े होने का। अब देखिए सच्चाई क्या है, ये तो अदालत फैसला करेगी कि कौन देशद्रोही है, कौन नहीं है, कौन टुकड़े करने वाले हैं, कौन टुकड़े करने वाले नहीं। इसको हमको लगता है कि अदालत को फैसला करना चाहिए और जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक हम किसी को टुकड़े टुकड़े करने वाला, कहने वाला ना बोलें। और जहाँ तक सीपीआई की बात है, कन्हैया कुमार की बात है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने महागठबंधन बनाया है और जिस सीट पर कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट पर सीपीआई पहले से भी चुनाव लड़ चुकी है। और पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी जो हमारे पलटू चाचा हैं, उनके साथ अलायंस में लड़े तो लगभग 2.25 लाख वोट लेकर के आए थे। और तनवीर हसन जो वहाँ से बेगूसराय से जो चुनाव पिछले बार लड़े थे वो लगभग 4.25 लाख के आसपास वोट लाए थे। देखिए पूरे देश भर में बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, यानी कैंडिडेट्स बनाए गए हैं। वो बिहार की धरती है जहां हम गंगा जमुना तहजीब को मानते हुए
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और मुसलमानों को अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं से सीटें मिल रही हैं तो वो आरजेडी दे रही है, वहां से बेगूसराय से हम लोगों ने तनवीर साहब को दिया। सीपीआई जो पार्टी है वो एक जात की एक जिले की पार्टी बनकर के रह गई है। अगर आप इतिहास उठा करके देखें तो वहां के जो पूर्व सांसद रहे आदरणीय भोला सिंह जी, जिनका निधन हो गया, वो पहले सीपीआई पार्टी में थे, फिर बीजेपी में चले गए। तो अब कोई ठीक है कि वो ट्रेंड जो है फिर से दोहराए ना। लेकिन देखिए वहां तो भोला की जगह बम का गोला आए हैं गिरिराज सिंह। देखिए वो शिकायत कर रहे हैं कि वंदे मातरम गाने में तकलीफ है। गिरिराज सिंह जी जो हैं वो बेगूसराय में किराएदार के तौर पे हैं वहां, ये बाहरी कैंडिडेट हैं। और एक बात समझिए, गिरिराज सिंह अगर अपने आप को समझते हैं कि उनके बाप दादा की जागीर है बेगूसराय, तो ये गलतफहमी में है। और बेगूसराय की जितनी भी जनता है जो सामाजिक न्याय में, सेक्युलरिज्म में विश्वास रखती है, जो देश के संविधान में विश्वास रखती है, वो इस बार गिरिराज सिंह को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करे। एक उनकी शिकायत यह है कि वंदे मातरम गाने में शिकायत है अब्दुल बारी सिद्दीकी को। ये कोई मुद्दा नहीं। देखिए मुद्दा क्या है, किसानों का आय दुगुना करना, किसानों का कर्ज माफी करना, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देना, जो हर एक साल जो वादा किया गया था, सही शिक्षा मिले, लोगों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक हों, संविधान हमारा जो खतरे में है वो बचे, देश में महंगाई जो चरम सीमा पर है वो कम हो, ये सारे मुद्दा है। लेकिन बीजेपी जब हारने लगती है, जब उनकी दाल नहीं गलती है, जब उनके पास जवाब नहीं होता है मुद्दे का, तो वो लोग जो है इसी चीजों पे बात करते हैं। आपने भी ऐसी देखिए बात मुद्दा की थी। बीजेपी का एजेंडा क्या है? 5 साल में हमने देश में किसानों के बारे में चर्चा नहीं सुना। जब किसान हमारे गिड़गिड़ाते हुए, रेंगते हुए प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं तो प्रधानमंत्री के पास मिलने का समय नहीं होता, बल्कि लाठी चलवाते किसानों पर। और समय कहां होता है प्रधानमंत्री को? तो प्रियंका चोपड़ा के शादी में जाने का। तो अगर आप देखिए, रोजगार के बारे में चर्चा नहीं हुई, देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे इस पे चर्चा नहीं हुई, गरीबी कैसे मिटे इस पे चर्चा नहीं। चर्चा किस पे हुई 5 साल? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान और कश्मीर। मैं मानता हूं आप भी तो ऐसी चर्चा करते थे। देखिए आपका एक ट्वीट है 13 अगस्त 2017 का, आपने कहा वंदे मातरम का मतलब है बंदे मारते हैं हम। आप भी तो ऐसी बातें करते रहे। बीजेपी का काम है जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। हम तलवार में नहीं, कलम में विश्वास रखते हैं। बीजेपी अभी कोई भी पर्व त्योहार आएगा, बीजेपी के लोग पता नहीं इतनी भारी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में तलवार कहां से मंगा लेते हैं। और हमारे पलटू चाचा अपने विचार का सौदा करके, आप देखिएगा कि पहले उनका डीएनए खराब था, अब मैच कर गया। बीजेपी की परिभाषा देते थे, बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। अब पता नहीं, सृजन घोटाले का डर था तो पलटी मार दी। लेकिन हम तो इतना कहेंगे कि नीतीश जी, कम से कम आपके राज में, आप भले ही मुख्यमंत्री हो, चोर दरवाजे से बन गए, आप चीफ मिनिस्टर मत बनो, चीफ मिनिस्टर बनो, जो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर की। अगर बीजेपी के लोग अगर दंगा फसाद करते हैं तो डू नॉट सपोर्ट देम, एक्शन लीजिए। आपको पता होगा भागलपुर में अश्विनी चौबे के बेटे, जो हम लोगों ने देखा था, एफआईआर फाड़ के फेंक रहे थे, महज 100-200 मीटर दूर सीएम हाउस के। पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि उनको छू सके, गिरफ्तार कर सके। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से जो समाज में जहर फैला रहे हैं, उनका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, केवल लालच के कारण और डर के कारण। तो सत्ता का लालच है, तेजस्वी जी आपकी अदालत में रविशंकर प्रसाद आए थे, वो कह रहे थे कि असर देखिए मोदी जी का, हाफिज सईद और मसूद अजहर गायब हो गए हैं सीन से। अब देखिए, हम तो कुछ नहीं कहेंगे। लॉ मिनिस्टर हैं, पहले टेलीकॉम मिनिस्टर थे, पता नहीं डिजिटल इंडिया कितना बन पाया, लेकिन 2-4 बार फोन कीजिएगा तब जाकर के एक बार बात हो पाती है। अब ऐसे मंत्री को हम क्या बताएं? कोई जवाब नहीं। वो मंत्री बता रहे थे कि बीजेपी का एक मंत्री अपने
मंत्रालय के बारे में नहीं बताएगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही 5 साल के लिए उन्होंने क्या काम किया। फिर हाफिज सईद पाकिस्तान पहुंच जाते। अरे यही तो कह रहे भैया, मोदी की बात नहीं करना, हमको मुद्दे की बात करना है। मुद्दा ये नहीं है, हाफिज सईद मुद्दा नहीं है। क्या जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया वो मुद्दा नहीं है? सेना पर गर्व हमको था, है, हमेशा रहेगा। लेकिन इंडियन आर्मी का अगर राजनीतिकरण किया जाएगा तो ये सही नहीं होगा। ये सेना के जवान जो हैं हमेशा से जज्बा रखते हैं, पाकिस्तान हो या और कोई हमारे देश का दुश्मन हो उसको मुंहतोड़ जवाब देना। ये सेना हमेशा कारगर थी। यही भारतीय सेना है ना जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश बनाया था और पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर कराया था। क्या उस वक्त उस समय की सरकार ने क्रेडिट लिया? नहीं लिया। लेकिन मोदी जी के पास कुछ कहने को नहीं, सोचते कि सेना के बहाने उनका चुनाव पार हो जाएगा। लेकिन देखिए उस समय आप बहुत छोटे थे, उस समय बहुत छोटे थे। इंदिरा गांधी ने जब किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको दुर्गा कहा था पार्लियामेंट में, तो कहा था, कभी कभी तारीफ होती है। राहुल गांधी जी ने समर्थन किया सरकार का, हम लोगों ने समर्थन किया कि जो जवाब देना दो पाकिस्तान को। अगर किसी ने ये हादसा, इतना दर्दनाक हादसा जो हमारे सेना के लोग जो हैं शहीद हुए हैं, उसके काउंटर में अगर जवाब देती है तो उसका तो हम लोगों ने सबने समर्थन किया था सरकार का, तो इसमें कहां दो राय है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है समझने की कि मोदी जी का कहना ये है कि मोदी जी से पहले सेना कारगर नहीं थी, मोदी जी आए तब सेना कारगर हुई है। अब मोदी जी नहीं रहेंगे तो सेना कारगर नहीं रहेगी। ये रविशंकर जी ये कह रहे थे कि पहले सेना का अपमान है कि नहीं है? मैं तो मानता हूं ये अपमान है। पहले सेना को आदेश नहीं मिलते थे। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब 26/11 हुआ था तो आर्मी अटैक करना चाहती थी, उनको आदेश नहीं दिया, मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, आदेश दे दिया। जब आप गवर्नमेंट में रहते हो, कई ऐसी चीजें होती हैं। जब वो अटैक चल रहा था तो सबसे बड़ी लापरवाही मैं मानता हूं कि टीवी पे लाइव दिखाया जा रहा था, जो कि पाकिस्तान के जिन्होंने ये प्लानिंग की थी उनको एक एक पल का न्यूज मिल रहा था कि अब एनर्जी कमांडो आ रही है, अब यहां जा रही है, ये कार्रवाई कर रही है। तो कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको टॉप सीक्रेट रखा जाता है। ना रजत शर्मा जी आपको पता है, ना हमको पता है, जो उस समय के लोग रहे होंगे उस गुप्त मीटिंग में, जो एडवाइजर रहे होंगे, ये सारी चीजों को उनको पता है। और देखिए, मैं मानता हूं कि कोई भी उस पोजीशन में बैठ करके देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें यह था कि जैसे ही उनकी अगर सरकार बनती है चुनाव के बाद, तो देशद्रोह का जो कानून है उसे हटा दिया जाएगा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अब देखिए, ये घोषणा पत्र आपने जो कहा है, हालांकि हमने एक अच्छी चीज़ें, ये सारी चीज़ें अभी तक मैनिफेस्टो जो है कांग्रेस की पूरी पढ़ी नहीं है, देखी नहीं है। अब ये मुद्दा वाकई में सही है, नहीं ये बात सही है, मैंने देखा है। वो उन्होंने कहा कि ये जो देशद्रोह का कानून है इसको हम बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, उसको और मजबूत करेंगे या नहीं उसको मजबूत नहीं करेंगे, वापस ले लेंगे। वो देखना पड़ेगा। जब तक मैं कोई चीज अपने आंखों से ना देख लूं, मेरे ख्याल से इस पे कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। अच्छी बात है आपकी, बहुत अच्छी बात है। तेजस्वी जी, मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी को आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? एकदम, हमने तो कई बार बोला है। और मैं अगर बताऊं तो अगर नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तो उनके पास कोई तजुर्बा नहीं था ना चुनाव लड़ने का, पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़े थे। भूकंप आया था तो मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन 3 टर्म उन्होंने कुर्सी संभाली, जनता ने विश्वास किया, फिर प्रधानमंत्री बने। विदाउट एनी एक्सपीरियंस वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ना बिना पंचायत के चुनाव लड़े हुए। तो राहुल गांधी जी लगातार इतने सालों से, लंबे समय से पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, संसदीय जीवन में रहे हैं और देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। तो प्रधानमंत्री से तो ज्यादा तजुर्बा हमारे राहुल गांधी जी को है। तो महागठबंधन में तो और बहुत सारे नेता हैं, उसमें तो ममता जी भी हैं, माया जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, शरद पवार हैं। अब देखिए, पोस्ट पोल अलायंस
और प्री पोल अलायंस दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब तक जहां भी आपने देखा होगा प्री पोल अलायंस लगभग तय है क्योंकि चुनाव हो रहे हैं। अब ये देखना है कि पोस्ट पोल अलायंस किस प्रकार से होता है। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज़्यादा होगी कि हाउ दे सी कि इलेक्शन के बाद, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2004 में तो आरजेडी भी जो थी वो पोस्ट पोल अलायंस बनी थी, तो उस समय भी कोई ऐसा नहीं था। चुनाव जीतने के बाद लोगों ने तय किया और देश के सामने एक नए प्रधानमंत्री आए मनमोहन सिंह। कोई नहीं जानता था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन देश को 10 साल तक अच्छे से उन्होंने चलाने का काम किया। देश की इकॉनमी हो, जीडीपी हो, अगर योगदान है तो मनमोहन सिंह जी का है देश को आगे बढ़ाने में। ये जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनी तो मंडे को एक प्रधानमंत्री और ट्यूसडे को दूसरा और बुधवार को दूसरा और बृहस्पतिवार को तीसरा, क्या बीजेपी के लोगों ने हरियाणा में चुनाव हुआ था तो कट्टर जी का नाम अनाउंस किया था, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का नाम अनाउंस किया था, या बीजेपी के लोग जब बिहार में चुनाव लड़ रहे थे असेंबली का तो मुख्यमंत्री का कोई कैंडिडेट घोषणा किया था कि नहीं किया था? तो मतलब बीजेपी के हाथ में दोनों हाथ में लड्डू रहेगा ये। और देखिए कई लोग कहते हैं, कई सवाल पूछते हैं कि आज एक मंगल पांडे हैं बिहार सरकार में, हेल्थ मिनिस्टर हैं, और हेल्थ अस्पतालों की ऐसी स्थिति हो गई है कि सरकारी अस्पताल में कोई अगर सर्जरी कराता है, टांग अगर डॉक्टर काट के फेंक देता है तो कुत्ता उठा करके ले जाता है। नकली दवाइयां मार्केट में मिलने लगी। वो आज ट्वीट करते हैं, बोलते तेजस्वी जी बताओ महागठबंधन का दूल्हा कौन होगा। हमने बोला कि दुल्हन बताओ कौन है। आप दूल्हा तैयार है, दुल्हन बताओ कौन होगा। तो आप कह रहे हैं कि बैंड बाजा बारात सब तैयार है, बस दुल्हन का इंतजार है। तो बताए ना। तो ये अच्छा मौका है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जाम और तो सवाल आपका एक और। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता। आपकी अदालत में अगला है। आपकी अदालत में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर आरोप है कि ये परिवारवाद फैलाते हैं। अब ये सब कहते हैं कि पूरा का पूरा परिवार मैदान में उतार दिया। लालू जी तो नहीं है, लेकिन आप भी, भाई भी, बहन भी, मां भी, सब, कोई और नहीं मिला बाहर से? आप देखे होंगे कि हम लोग तो बहुत छोटे थे, मेरे माता पिता सत्ता में कई बार आए, काफ़ी लंबे अरसे तक आए। उस समय कितने नेताओं को बनाया, पलटू चाचा को भी उन्होंने नहीं बनाया। लालू जी ने, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसको मौका लालू जी ने नहीं दिया, सबको मौका मिला। भगवतिया देवी जो महिला पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, मजदूर, उसको राज्यसभा एमपी बनाने का काम किया लालू जी। समाज के अंतिम पैदान पे खड़े व्यक्तियों को, जो समाज है, जो परिवार है, उसको लालू जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। हम तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को खुद के अलायंस पार्टनर्स में ये बात नजर नहीं आती। रामविलास पासवान जी, उनके परिवार के लोग, चाहे जितने भी हों, हम कहना नहीं चाहते। देखिए कई लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलता है वो नाकाम होते हैं। ये जनता पर डिपेंड करता है कि जनता उनको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। और कोई लोकतंत्र में अगर हमारे परिवार के लोग अगर 11 हैं, अरे 11 में से 11 अगर समाज की सेवा करना चाहे तो क्या बुरा बात है? हमें बुराई नहीं लगती। अगर आपको बुरा लगता तो हमको चुनाव में हरा दो, हम ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? लड़िए चुनाव। क्या ये सही है कि लालू जी जेल में बैठ करके सारी रणनीति बना रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं? परिवार के लोग तो हम बेटे को मिलने नहीं देते हैं, बीमार पिता से कोई संपर्क नहीं किया जा रहा। हफ्ते में 3 लोगों को मुलाकात करने का परमिशन हाई कोर्ट द्वारा था। हफ्ते में ओनली सैटरडे 3 लोगों से मिलने की अनुमति थी।
लेकिन वो भी बैंड कर दिया गया। तो हम तो कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे। कौन आपके स्ट्रैटेजी चाचा ने तो फोन किया था उनका हाल जानने के लिए। ये डर का कारण है। वो जब अस्पताल बॉम्बे में थे, जब बेल पे थे, आपको पता होगा एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में, तब बात हुई थी। वो हाल जानने के लिए नहीं, कोई 3-4 महीने बाद बीमार व्यक्ति का हालचाल नहीं जानता है। वो उनको वापस आना था 6 महीने बाद, जिसका खुलासा जो है लालू जी ने अपने किताब में गोपालगंज टू रायसीना जो किताब उन्होंने लिखी है उसमें मेंशन किया है। उनके दूत आया करते थे। इतना आप चाचा जी के बारे में बात करते हैं। नीतीश जी ने लालू जी को फंसाया, फिर धोखा दिया, फिर छोड़ दिया, उसके बाद फिर से हाथ भी मिला लिया। ये कैसे गलती कर दी? लालू जी का बड़ा दिल है। आप कितना भी कुछ भी बिगाड़ लीजिए, लालू जी तुरंत भूल जाते हैं और माफ कर देते हैं। वो मेरे पिता एक बात कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है। और पहले हमने तो देखा नहीं था, लेकिन साथ में जब डिप्टी सीएम बने, अचानक से जब पलटी मार दी, हमारे पूरे परिवार पे केस मुकदमा किया। मेरे पे मुकदमा है लगभग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे केसेस हैं मेरे ऊपर। मेरे भाई पे है, मेरी माँ पे है, मेरी 7 बहन है, 7 बहन पे है, 7 बहनों की शादी हो गई, 7 जीजा जी पे है, जितने सिस्टर्स के इन लॉज हैं यानी 14, 7 into 2 14, उन सब पे मुकदमा। लालू जी के यानी समधन समधी उनके रिश्तेदारों पे भी मुकदमा। तो असल में आजकल ट्रेंड चला कि बीजेपी में आप चले जाइएगा तो आपका पाप धुल जाएगा, राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे। तो चाचा ने जो पलटी मारी, वो आज वहां पाप धुलवाने का काम करे, सृजन घोटाले का, मुजफ्फरपुर बालिका गृह का। लेकिन ये और आज देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट फटकार पे फटकार लगा रहा है। अमानवीय व्यवहार किया गया उन बच्चियों के साथ। सीबीआई के पहले इंटरिम डायरेक्टर होंगे देश के इतिहास में जिनको एक क्लासरूम में जैसे बच्चों को पनिशमेंट दिया जाता है, वैसे उस समय के इंटरिम डायरेक्टर जो थे उनको पनिशमेंट दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि जो निष्पक्ष जांच कर रहा था उस अधिकारी का तबादला किया गया। क्योंकि अगर वो जांच जारी रहता तो हमारे पलटू चाचा आज सीएम नहीं होते। लेकिन ये सही है कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बाद फिर से आपने बातचीत की थी उनसे? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जो आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने आरोप लगाए हैं, वो बड़े भारी सृजन चोर हैं। हम उनका नाम रखें अफवाह मियां, सुशील मोदी जी। देखिए, आपका हमारा, हमारे पिता का रिश्ता हमेशा से अच्छा रहा है। पहले राजनीति में भले ही ओपोनेंट होते थे, लेकिन मिलना जुलना उठना बैठना हुआ करता था। अरुण जेटली जी, व्हेन आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, विराट कोहली, हम लोगों ने क्रिकेट साथ में शुरू की थी। अब तो आप भी डीडीसीए के प्रेसिडेंट हैं, आपको बधाई। लेकिन उस समय अरुण जेटली जी हुआ करते थे, वो सारी चीज़ों को जानते हैं। तो हम लोगों का संबंध देखिए, चाहे अटल जी हों या कोई और भी नेता हो अपोजिशन के, वो अच्छा रहा। लेकिन जब से ये गुजरात के 2 लोग आए हैं, तब पूरी माहौल को इन लोगों ने बिगाड़ दिया है। आपको एक वाक्य बताते हैं, कल की बात है। कल अमित शाह जी आए हुए थे बिहार में, बेगूसराय वगैरह हर जगह प्रचार में गए थे। जो यहाँ पटना का वीआईपी लाउंज है, हम वहां बैठे हुए थे, जावेद अख्तर जी मेरे साथ बैठे हुए थे। अमित शाह जी आते तुरंत घूम के चले जाते, दुआ सलाम नहीं, कोई दुआ सलाम नहीं, कोई कुछ चीजें नहीं। ये पहले नहीं हुआ करता था। हम लोग देखिए किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे, कोई मोदी जी का हमारा पर्सनल एनिमी तो है नहीं, लेकिन उस विचार का जरूर हम विरोध कर रहे हैं जो नागपुरिया कानून को इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं हमारे संविधान की वजह पर। तो इस तरह का व्यवहार अगर राजनीति में देखिए, ऑपोजिशन हो या पक्ष हो, हम तो विश्वास करते हैं कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। तो जब तालमेल नहीं होगा, और सबकी ड्यूटीज है, ऑपोजिशन का अपना काम है कि उनको मुद्दे वो उठाएं जो गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाती है या नजरअंदाज करती है। अगर उन सवालों को हम उठाते हैं तो हमको दुश्मन बना करके हम पे केस मुकदमा, जेल नहीं ठूसना चाहिए। ये पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से जो केस मुकदमे हो रहे हैं,
आप बताइए ना, कोई भी बैठा हुआ सत्ता में, मुकुल रॉय टीएमसी में थे तो कार्रवाई होती है, बीजेपी में चले जाते तो ठीक हो जाता है। तो हमको तो ज्यादा कुछ कहना लेकिन नहीं। आप ये बात बड़ी अच्छी आपने कही है कि राजनीति में चाहे कितना भी विरोध हो, रिश्ते बने रहने चाहिए, एकदम। कम से कम आंख मिलनी चाहिए, हाथ मिलने चाहिए। नहीं, मिलते जुलते रहना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों की भूमिका है। जी मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप फिर से नीतीश कुमार से गठबंधन करेंगे क्या? नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है और नीतीश कुमार जी, इस चुनाव के बाद जैसे पहले डायनासोर्स था अब गायब हो गया है, वैसे ही वो गायब हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन तेजस्वी गलती आपकी है ना, ज्यादा सीटें पाने के बाद भी आपने तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। ये एक कमिटमेंट था, हम लोग अपने कमिटमेंट से भागते नहीं हैं। कम सीट आए ज्यादा सीट आए, हम लोगों ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन के फेस होंगे एंड ही विल बी द चीफ मिनिस्टर। बट उन्होंने जो किया किया, चलो अच्छा है, कम से कम हमको बहुत सिखा दिया, बड़ा नाम कमवा दिया। इस उम्र में भारत की राजनीति में अगर आप देखोगे तो शायद इक्का ही दुक्का मिलेंगे, हमको तो नजर में भी नहीं आता है, अगर आप लोगों के होंगे तो याद दिला देना, कि शायद किसी पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब है। और केस क्या है कि जब हम 13 साल के थे, जब मूंछ नहीं आया था, तो हम टेंडर घोटाला करते थे रेलवे में। हम जब सभाओं में जाते हैं तो कोई बच्चा दिखता है तो हम उसको स्टेज पे बुलाते हैं, लगभग 13, 14, 15, 16 साल के जो लोग होते हैं, उससे हम पूछते हैं बेटा टेंडर कैसे भरा जाता है, तो बोलता है हमको नहीं पता। तो जब हम 13 साल के थे तो हमको कैसे पता होगा? मान लो थोड़े देर के लिए कि मैंने घोटाला किया, 13 साल में आई वॉज जीनियस इन करप्शन, ठीक है, मान लेते थोड़े देर के लिए। तो जब हम 28 साल के हो गए, बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो गए, 3 डिपार्टमेंट को संभालने का काम किया, तो बिहार के खजाने में तो कुछ बचना ही नहीं चाहिए था। लेकिन एलिगेशन इन 18 महीनों का नहीं है, जब तक हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। एलिगेशन है व्हेन आई वाज 13 ईयर ओल्ड। तो तेजस्वी तो बहाना था, नीतीश जी को भाजपा में जाना था। एक और ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपकी अदालत में तेजस्वी यादव पर इल्जाम और सवाल का एक और दौर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पटना में, बिहार की राजधानी में हमारा ये इलेक्शन स्पेशल है और मेरे मेहमान हैं तेजस्वी यादव। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर आरोप है कि ये जातिवादी हैं। अब देखिए, जमाना बदल गया, समीकरण बदल गए, लेकिन आरजेडी की इमेज आज भी यही है। यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, माई कॉम्बिनेशन है, इससे जीतेंगे। नहीं नहीं नहीं, माई नहीं है। हमारे सपोर्ट में हर जात के, हर धर्म के लोग हैं। तो ये तो कुछ लोग जो हैं जिनको वोट को मिनिमाइज करना होता है आरजेडी का, वो जानबूझ के ऐसा कॉन्सेप्ट बीच बीच में लाते हैं। हम जातिवादी हैं, चलो ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी अररिया आए थे, उन्होंने क्या बोला कि गौ पालक मैं द्वारका से आया हूं। क्यों बोला भाई? किसका वोट चाहिए था? क्यों बोला प्रधानमंत्री जी ने? अमित शाह छोटी छोटी जातियों की पार्टी के साथ समीकरण करें तो कहलाता है सोशल इंजीनियरिंग। अगर हम वही जात की समीकरण को बनाएं तो हम जातिवादी। आप तो उनको कहते हैं वो फेक हैं, ओबीसी नहीं है, पिछड़े नहीं एकदम है। है। बताओ ना, 55 साल की उम्र में वो ओबीसी हुए, हम तो बचपन से ओबीसी। तो आपको लगता है कि उनको कोई पिछड़ों का समर्थन, पिछड़ों का वोट नहीं मिलेगा? मिला था, सबका मिला था, सबका साथ, सबका विकास की बात की थी। लेकिन देश को जो उम्मीद थी उनसे, वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आप तो जातिवादी सवाल उठाते हैं ना। आप कहते हैं पीएमओ में एक भी ओबीसी नहीं है,
एक जगह आपने कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। देखिए, हमारी विचारधारा जो है सामाजिक न्याय, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो समाज जो अंतिम पैदान पे खड़ा है, जिसका रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में नहीं है, जो पहले की जो व्यवस्था थी कि अभी भी आप न्यूज़ सुनते होंगे ना कि दलित अगर अपनी बारात को लेकर के जाता तो घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता। अगर हम उसके साथ कंधे से कंधे मिला के उसकी लड़ाई को, उसको सम्मान को अगर बढ़ाए कि भाई दलित जो है घोड़ी पे बैठेगा, अगर कोई रोकेगा तो हम खड़े रहेंगे, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि 20 साल से झूठ फैला रहे हैं आरजेडी के लोग। पहले लालू जी फैलाते थे, अब तेजस्वी ने कहा पहले बाप फैलाता था, अब बेटा। और कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। उन्होंने कहा कि हम किसी हालत में आरक्षण के विरोधी नहीं है और आरक्षण को वापस नहीं होने देंगे। खत्म कर रहे हैं। 13 रोस्टर जो ओबीसी प्रोफेसर्स के लिए था, आप देखिएगा कितने चालाकी से अपने ही लोगों से पीआईएल करवाते हैं और कोर्ट में सरकारी पक्ष एकदम हल्का रख देते हैं, खत्म हो जाता है। क्योंकि उनमें हिम्मत तो नहीं है कि खुल करके कर सके ये काम, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। SC/ST कानून भी वही था। अगर भारत बंद नहीं होता, सड़कों पे लोग नहीं आते, तो शायद ये काम नहीं हो पाता। और जो लोग भी इन चीज़ों को जो कहते हैं, मेरा मानना है कि पंकजा मुंडे या अनंत हेगड़े वो कहते हैं कि हम संविधान को खत्म करने आए। उनका स्टेटमेंट भी है। अब आप बताओ, पढ़े लिखे लोग हैं, जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो आरक्षण तो खत्म ही है ना। जब देश का संविधान नहीं रहेगा, उसी में ना प्रावधान है आरक्षण का, तो खत्म हो गया। और आप देखिए ना, आरक्षण का विरोध नहीं करते। पहले ये क्या कहते थे यही लोग कि आरक्षण लोग भीख मांग रहे। आज जो कहते थे वही भीख ले रहे। तो हमको तो ज्यादा कुछ नहीं कहना। मेरिट तो खत्म कर दिया इन्होंने। मेरिट की जो बात करने वाले लोग जो थे, आज तो मेरिट खत्म कर दिया। रविशंकर प्रसाद इसी कटघरे में बैठकर ये कहकर गए हैं, हम मरते मर जाएंगे लेकिन आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। ये सब जो है मोदी जी के टीटीएम हैं। ये पापा का टीटीएम मतलब ताबड़तोड़ तेल मालिश। ये कॉल ड्रॉप मिनिस्टर मोदी जी की बात आप एक बात समझ जाइए। देखिए, हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है और शायद ये बात करके 2-4 और मुकदमा हम ले लेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी की जितनी राजनीति है वो दिखावटी, बनावटी और मिलावटी है। दूसरी बात, मोदी जी जो हैं वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर और रिटेलर भी है। कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। नीतीश चाचा, पलटू चाचा पहले टेप चलाते थे मोदी जी का भाषण का, 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार हर एक साल मिलेगा। कुछ नहीं हुआ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, बिहार को स्पेशल पैकेज, बिहार की बोली लगाई थी ना, 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ लो, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया मतलब दे दिया। अब बिहार को मिल गया। लेकिन आज मैंने नीतीश जी का भाषण सुना, उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना से लोगों के घर में दिस इज नॉट स्पेशल पैकेज, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल पैकेज। उन्होंने बताया कि मोदी जी ने कितना काम किया 5 साल में और देश की कितनी प्रगति हो गई, सब कुछ गिनाया। अरे हम बताएं, जितना BGRF का बैकवर्ड रीजनल फंड में जो इन्होंने कटौती की है, या जितने भी सेंट्रली स्कीम्स हैं, देखिए पहले होता था राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना होता था। बिहार जो है पिछड़ा राज्य है, हम जो है मदद मांग रहे हैं। जब पहले राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना था तो बिहार सरकार 10% शेयर लगाती थी और 90% केंद्र सरकार लगाती थी, तो राहत थी। अब नाम बदल दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना। अब बिहार का 50% लगता है और सेंट्रल का 50% लगता है। अब बताओ, बिहार जो पिछड़ा स्टेट है, हम मदद मांग रहे हैं और तुम और भाट दे रहे हो और कहते हो कि यहां डबल इंजन की सरकार है।
एक इंजन लगा है अपराध में, दूसरा इंजन लगा है भ्रष्टाचार में। बिहार में 40 घोटाले हुए हैं बड़े बड़े, और लॉ एंड ऑर्डर तो मत पूछिए, यहाँ काफी महिलाएं हैं। बिहार में ऐसे ऐसे दर्दनाक हादसे हुए हैं। बालिका मुजफ्फरपुर जो गृह जो था वो तो सबको पता ही है। एक जगह गया में तो मतलब फैमिली जा रही है, पेरेंट्स है, बच्ची है, हस्बैंड को बांध करके उसकी वाइफ और उसकी बेटी के साथ सामने बलात्कार किया गया। वो केस खत्म हो गया। सृजन घोटाले में जो लोग मुख्य आरोपी थे, मनोरमा देवी के बेटे और बहू खुलेआम घूम रहे, कुछ नहीं हुआ। नीतीश जी के कार्यकाल में इतने घोटाले हुए, 40 घोटाले हुए, लेकिन आज तक ना कोई अधिकारी पकड़ा गया, ना